हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी हमारा आवास, जो हमारी पुस्तक है। और उसी के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे थे कि हमारी पृथ्वी के कौन कौन से आपके परिमंडल हैं। उन परिमंडल की आपका चर्चा कर रहे थे, क्या होता है परिमंडल, उनके विषय में आपका जान रहे थे। और हमने विश्व के मानचित्र को देखा और विश्व के मानचित्र में हमने देखा कि किस प्रकार से सागर हैं, महासागर हैं और किस प्रकार से स्थल एक दूसरे से बहुत आपके संकर रूप से, आपके संकीर्ण रूप से आपका जुड़े हुए हैं। उसको हमने आपका इस लेक्चर के माध्यम से, जो हमारा पिछला हुआ है उसमें हमने देखा। उन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों का भी हम लोगों ने आपका वर्णन किया कि हमने ये भी देखा कि पृथ्वी हमारी ऊंची नीची उबड़ खाबड़ है, लेकिन जो हमारे महासागर हैं या जो हमारे समुद्र हैं, जो उनके तल हैं, वो सारे तल कैसे हैं बच्चों? बिल्कुल समतल हैं, यानी कि कोई ऊंचाई नीचाई नहीं है। हमने महासागरीय वेशन को देखा है, क्लियर है। और हमने बहुत सारे महासागरों के नाम को जाना और फिर हम अंतिम में आपका हमने सातों अपने महाद्वीप को देखा है कि कौन कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। हमने एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप को हमने देखा। हमने सबसे बड़ा आपको बताया कि सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है बच्चों? एशिया। और एशिया के बाद अफ्रीका। और सबसे छोटा हमने ऑस्ट्रेलिया का बताया आपको, क्लियर है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग अपने पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, हम लोग इसको देख चुके हैं, सीख चुके हैं। आज बात करते हैं थोड़ी इससे आगे और हम जानेंगे इन सारी चीजों को। चलिए ध्यान देते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो देखो, जैसा मैं आपको समझा रहा था कि ये जो हमारी नदी है, ये कौन सी नदी है बच्चों? ये नदी जो है मतलब नदी कह रहा हूँ, सॉरी, ये हमारी आपकी जल संधि मैंने आपको बताई थी आपकी, ये हमारी पनामा जल संधि आपको समझा दी थी। एंडीज पर्वत की स्थिति पढ़ा दी, दोनों महासागर को विषय में मैंने आपको बता दिया कि कौन से दोनों वो आपके महासागर हैं, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। ठीक है, इन दोनों को मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है अमेजन। आइए इसको भी हम लोग वापका देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, देखने के लिए तो पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाने के लिए हमको मैप को फिर आपका सीधा करना पड़ेगा। और इसको देखिए, ये रही बच्चों कहाँ रही? अमेजन नदी, देख रहे हो? ये पूरा सिस्टम है अमेजन नदी का। मैं एक बार इसको पूरा साफ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। एक बार इसको फिर देखिएगा आप लोग बच्चों। ये देखिए, दिखाई दे रही है आपको अमेजन नदी? अब अभी दिखेगी, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो दिखाई देने लग गई। ये है अमेजन नदी। और देखिए, अमेजन नदी में बहुत आपके डेंस आपके फॉरेस्ट मिलते हैं। कैसे हैं? डेंस फॉरेस्ट हैं। और ये फॉरेस्ट जो हैं बहुत ही मतलब इतने घने हैं कि यहाँ बहुत अलग अलग मतलब जीव जंतु रहते हैं और बहुत ही सघन वन यहाँ पर आपको मिलेंगे अमेजन नदी पे। तो हमने देखा कि अमेजन नदी के विषय में भी हमने इसी में आपका पढ़ लिया और इसी में हमने आपका सीख लिया। ठीक है, ध्यान रखनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर बात आए विश्व की, तो कौन सी होगी? अमेजन नदी। कहां से निकलती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। क्लियर है बच्चों? और अगर प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो क्या कहोगे? गंगा, गंगा रिवर। आइए अब हम बात करते हैं इसी में आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा है बच्चों? सबसे छोटा महाद्वीप है। इतना आपको क्लियर हो गया? जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मैं आपको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सारी चीजें आपको बनाकर जो है मैं आपको सिखा चुका हूं। फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा इसको
बता देता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज ना हो और आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएं। देखिए, ध्यान दीजिए, ये है 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा। तो ये भूमध्य रेखा क्या करती है? ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये कौन सा है? ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और यहां से निकलती है आपकी कर्क रेखा और यहां से निकलती है 23.5 से आपकी मकर रेखा। कितने पर? दोनों हैं 23.5। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों ये जो है आपका यहां से गुजरती हैं। तो आपको गोलार्धी समझ आ गया। और अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहां होगा? यहां स्थित है आपका उत्तरी गोलार्ध, सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से ध्यान रहे और आप इसको रिवीजन भी करते रहिए। जो आपके पुराने लेक्चर हैं, आप उन पुराने लेक्चर को देखते रहेंगे तो सारी चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। ठीक है, आगे देखिए, यह है चारों तरफ से महासागरों से तथा समुद्रों से घिरा है। अब ये ऐसा द्वीप है, महाद्वीप है। अगर आप इसको देखोगे तो इसके चारों तरफ क्या है? आपका समुद्र है। क्या है बच्चों? समुद्र है। और इस समुद्रों से महासागरों से क्या है? ये आपस में घिरा हुआ है और ये आपको पूरा दिखाई देगा, है ना? अब देखिए थोड़ा सा, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर महाद्वीप के इस मध्य में स्थित है। चूंकि यहाँ दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की चादरों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के शोध केंद्र भी यहाँ है। एक है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। एक और नया बना है, उसका नाम है भारती। 3 भारत के रिसर्च सेंटर है। कहाँ? अंटार्कटिका में। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा ये सब। आइए सबसे पहले इन दोनों महाद्वीप की स्थिति को एक बार हम अपने वापस से अपने मानचित्र में बहुत अच्छे से इसको आपका देख लें और इसकी जितनी भी सारी चीजें हैं, इस परिपाटी को हम लोग आपका एक एक करके इसमें आपका बात कर लें। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको इशारा बच्चों? देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये न्यूजीलैंड है बच्चों, इधर थोड़ा बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, और अंटार्कटिका तो ये आपको दिखा देगा ही। ठीक है, इन दोनों को आप लोग अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, स्पष्ट रूप से आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या स्थिति है और कहां पर है। क्लियर है कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है? अब ये तो जितने महाद्वीप वगैरह थे, ये सब हमने इनको बहुत अच्छे से आपका देख लिया, बात कर ली। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम इनको देखते हैं। जैसे जलमंडल की हम लोग बात करेंगे। देखिए, जलमंडल, आखिर में जलमंडल या जल है क्या? हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ये आपका 71% है। जितना हमारी पृथ्वी है उस पर कितना है? 71%। दूसरी बड़ी बात, ये हमारे वायु के बाद हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि वायु और जल, ये 2 महत्वपूर्ण ऐसे कारक हैं जिनके बिना हम अपना जीवन अस्तित्व में नहीं रख सकते। एक दिन खाना ना मिले तो हम जीवित रह सकते हैं। ठीक है, चलो अगर मान ले 8-10 घंटे पानी ना मिले तब भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर वायु ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते, और जल हमको अगर 4-5 दिन ना मिले तो भी हम मर जाएंगे। इस तरह से कुछ हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है जल की। आइए इसको पढ़ते हैं
और इन सारी चीजों को समझते हैं। अब देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदें, भूगत जल, भूमंडल की जलवाष्प सम्मिलित है। यानी कि क्या क्या सम्मिलित है इसमें? जलमंडल में ये सब चीजें हैं, जलवाष्प हैं, ये आपका सम्मिलित है, ये भूगत नदियां हैं और पृथ्वी का 71% जल भाग है। ये सब क्या है? इसमें आपका सम्मिलित है। ठीक है। और जल आवरण कितना है इसमें? 2.5। और महासागर में कितना है आपका? 97.5। यानी कि टोटल पृथ्वी है जितनी भी, उस पृथ्वी पर 71% क्या है आपका? वाटर है और 29% उसका लैंड एरिया है। इसमें अब ये जो हम जल की बात कर रहे हैं, आपका नदी के रूप में भी हो सकता है, झीलों के रूप में भी हो सकता है, हिमनद नदियां जो आपकी पहाड़ों से जो आपकी नदी निकलती है, बर्फ से जो पानी पिघल कर निकलती हैं, उनसे जो नदियां बनती है उसमें है। भूमि के अंदर भी हो सकता है ये जल। ठीक है। और वायुमंडल में जो आपकी जलवाष्प है उसमें भी है। तो ये टोटल परसेंट मिलाकर इतना आपका 71%। ठीक है बच्चों। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भी अधिक भाग महासागर में है। कह रहे अगर इस जल को 100% मान लिया जाए तो 100% में से 97% कहाँ मिलता है? महासागर में। यानी कि 2.5 में आप ये आपकी नदी होगी, झील होगी और आपके भूमिगत जल हो गया। महासागर, अब देखिए जो जल आपका महासागरों में मिला उसकी क्या प्रॉपर्टी है? वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। यानी कि आप उसे अपने प्रयोग में नहीं ला सकते। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमानियों तथा भूगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग जलावरण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य को इस्तेमाल करने में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने वाले के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। आज आपको पता लगा कि हम नीला ग्रह में रहते हैं। यानी कि पृथ्वी का उपनाम आपका नीला ग्रह भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पानी अधिक होने की वजह से इसका नाम, इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि अगर हम इसको पृथ्वी को आकाश से देखते हैं, आसमान से, तो ये हमको नीली दिखाई देती है कुछ इस तरह से, जिस तरह से ये स्ट्रक्चर, ये सेम ये वाला कलर है, तो इस तरह से हमको दिखाई दे। क्लियर है? आगे देखिए, शेष जल का बहुत बड़ा भाग आप इसमें पूरा देख चुके हैं। अब देखिए, अब यही कारण है कि हम लोगों को क्या हो रहा है कि महासागर में अधिक जल है और वो खारा है, तो हमको क्या होता है कि जल हमको कम महसूस होता है। कि जल कैसा है? ठीक है बच्चों। अब देखिए, महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय जल आपके तीनों गतियां हैं। बढ़ते से आकार में 5वें नंबर का प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सारे महासागर हैं। और इन महासागर को आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चित्र में। और मैं इन सबको आपको चित्र में दिखा चुका हूं। अब थोड़ा इसको देखेंगे और इसको हम लोग समझ लेंगे क्या चीज है। अब देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला, यानी कि जितना पृथ्वी का भाग है उसका 1/3 भाग में क्या फैला हुआ है? आपका पैसिफिक जो ओशन है वो फैला हुआ है। तो प्रश्न बन जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और आपको बताया था कि प्रशांत महासागर की गहराई कितनी थी, आप मुझे बताइए। ध्यान है बच्चों आपको कि प्रशांत महासागर की डेप्थ कितनी है? बोलिए।
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीप की पता लगाइए। आप कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर के जो पास पड़ोस में चारों तरफ जोन से भी आपके महाद्वीप हैं, आप उनका पता लगाइए। अब आप वापस से आप लोग अपनी बुक खोलेंगे और बुक में आप प्रशांत महासागर 2 जगह आप लोग आपको डिनोट करेंगे, तो उसके आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ प्रशांत महासागर की जो आपकी जलीय सीमा है किस किस महासागर से आपकी टच होती है। पता करिए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको देखिए, अंटार्कटिका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो अटलांटिक महासागर है ये विश्व का कैसा है, दूसरा बड़ा महासागर है। और मैं आपको बताया था कि प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को एक जल संधि जोड़ती है जिसका नाम है आपका पनामा स्ट्रेट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका। अटलांटिक महासागर तट की रेखा में अधिक दुंतुरित है। यह अनियमित एवं दुंतुरित रेखा यानी कि आपका कटी फटी प्राकृतिक पोत पतन के लिए आदर्श स्थिति है। बोलते हैं जो नेचुरल रूप से कोई पोत अपना आप कटा होता है तो वहां ये मान सकते हैं कि वो वहां पर जहाज को खड़ा होना और उनको आपका सामान चढ़ाना, ये सब करना बड़ा ही आसान और सुगम है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए, अटलांटिक महासागर की तटीय रेखा अधिक दुरंत है और हम लोग देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, आपका पोर्ट के लिए जो हमें उनके लिए आदर्श कंडीशन बनाती है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर हैं। अगर आप महासागरों को देखेंगे तो जितना भी आपका ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब आपका व्यापार, जो एक देश से दूसरे देश आपका व्यापार होता है वो आपके पानी के रास्ते, जल के रास्ते ही होता है और बड़े बड़े कंटेनर में, बड़े बड़े आपके शिप में वो सामान आता है। ठीक है, अब देखिए, हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी कि हिंद महासागर। बड़े ये हमें अपने एक आपके प्राउड की बात है, यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। देख लेते हैं कहाँ है ये स्थिति ऐसी। ये है ना हिंद महासागर, ये रहा अफ्रीका, ये रहा यूरोप, एशिया मतलब, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। देख लिया इतना आप लोगों ने। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका चारों तरफ से घिरा है। अटलांटिक महासागर से उत्तर की ओर 60 दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यह ध्रुव चारों ओर से फैला है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिकी की तट के तथा यूरेशिया से घिरा है। कहाँ है? उत्तरी जो अमेरिका का जो आपका तट है उससे घिरा है और आपका यूरेशिया है उसी से सर आपका घिरा हुआ है। तो ये तो कहानी थी थोड़ी आपके जल की, यानी कि जो हम लोग महासागर आपका देख रहे थे, जलमंडल में किस प्रकार उनकी स्थिति थी, कहाँ कहाँ है। और अब बात कर रहे हैं इसी में टॉपिक में आपका ध्यान दिखिए वायुमंडल की। किसकी बच्चों? वायुमंडल की। आइए इस वायुमंडल के विषय में हम लोग मिलकर जानते हैं क्या चीज है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं वायुमंडल है क्या? क्या कहेंगे आप? आपकी दृष्टि में वायु और मंडल से क्या समझ आता है? आइए हम लोग इसकी एक एक करके विस्तृत से आपकी चर्चा करते हैं। देखिए, वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर, ध्यान दीजिए डेफिनेशन को, हमारे पृथ्वी के चारों ओर
गैस की एक परत से घिरी हुई, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसको चारों तरफ एक परत है गैस की जिससे वो घिरा हुआ है। हमारी पृथ्वी जो अर्थ है वो घिरी हुई है। हम उसी परत को, गैसीय परत को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम उसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। कैसा है? इंपॉर्टेंट है और आपका इनक्रेडिबल है, अतुल्य है। यह हमेशा ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हमें लोग सांस लेते हैं। और कैसी वायु देती है? जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। और कह रहे हैं जो हमारा वायुमंडल है, हमारे जो सूर्य से जो हमें आपकी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट जो आपकी रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उन पराबैंगनी किरणों से हमको प्रोटेक्ट करता है ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा वायुमंडल। ठीक है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को घटकों, तापमान तथा अन्य आधार में 5 भागों में बांटा जा सकता है। इन परतों की शुरुआत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। यानी कि 5 ऐसी परत है जिसके आधार पर हम लोग आपका वायुमंडल को मापते हैं। आइए हम इन परतों की बात करते हैं और इन परतों को देखते हैं कि ये परतें कहाँ से हैं, कैसी हैं। थोड़ा सा हम इनको देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयान मंडल और फिर है बहिर्मंडल। एक एक करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग आराम से इस क्षोभ मंडल में हम सांस ले सकते हैं, सारी चीजें होती हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं। मध्य मंडल में आपके जो पिंड है वो उड़ते हैं। यहाँ आपकी मिसाइल हैं, रॉकेट वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ आपकी अयान मंडल में जो आपके सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट्स आपका गमन करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस मंडल के अंदर स्थित हैं और आप इस मंडल को पूरा अच्छी तरह से देख सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्य ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। यानी कि अगर इस वायुमंडल में देखें तो ज्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपको गैस मिलेगी, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% है। यानी कि बिल्कुल ड्राई है और बिल्कुल क्लीन है, ऐसा 99% है। आयतन के अनुसार हाइड्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि मात्र 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि करने के लिए, यानी कि उनकी ग्रोथ में कौन सी गैस सहायक होती है? आपका नाइट्रोजन सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। यानी कि जितनी भी हीट हम लोग आपका छोड़ते हैं, वो छोड़ी गई हीट को ये अवशोषित करती है और अवशोषित करके प्रयोग करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यहाँ पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। और कह रहे हैं कि गर्म रहती है और पृथ्वी की जो परत है वो गर्म रहती है। अब देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के सघन घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक है। और कह रहे हैं कि यह समुद्री तल पर कैसा है? आपका सबसे अधिक है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटती है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा का घनत्व की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हमें अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर जाना पड़ता है। आप देखते हैं जब आपका पर्वतारोही का मतलब है जो आपके बड़े बड़े पहाड़ों की हाइट पर, पीक पर, आपका चोटियों पर जाते हैं, तो उन्हें चोटियों पर जाने के लिए क्या होता है? बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन उनको मिलती नहीं है, तो वो क्या लेके जाते हैं? अपना सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर वो आपका लेके जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम
ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घट जाता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। ठीक, उच्च वायुमंडल से निम्न वायुमंडल की ओर बहती है। निम्नलिखित गति को आपका पवन कहते हैं। निम्नलिखित जो आपकी गति है उनको हम आपका पवन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उनको? आपका पवन बोलते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं और इनको हम लोगों को आपका देखना है कि क्या पवन है, क्या कैसा है। अब हम जीव मंडल की बात करते हैं। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। किसके बाद? स्थल के, जल के और हवा का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजाति हैं जो कि सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरियो से लेकर बड़े स्तनधारी में आकार में पाई जाती हैं। यानी कि अगर यहाँ प्रजाति की बात करें तो यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेंगे और लौग मिलेंगे। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जल मंडल से जुड़े हैं। जीव मंडल के प्राणियों को दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी से तथा खेत में के लिए वनों की कटाई। अब डुआ मिट्टी का भाग, मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है जिससे सब सारे परिवर्तन आ रहे हैं। इस प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी के सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा आपके नदियों में प्रदूषित पदार्थ के प्रवाहित होने की वजह से जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए, जब आपकी सब चीज आपकी प्रदूषित हो रही है तो क्या वो जल आपका पीने लायक बचा है? क्या जल आपका यूज करने लायक बचा है? तो मैं नहीं मानता कि ऐसा जल आपको प्रयोग करने लायक बचा है या इसमें हो सकता है। अब देखिए, जल मान लीजिए आपका नदियों में है या आपका झीलों में है, अगर वो प्रदूषित हो गया है, आपका पॉल्यूटेड हो गया है, तो मानव तो पी नहीं सकता, लेकिन उसमें अब एक आपका, चाहे आपका तालाब हो, झील हो, एक उसका तंत्र होता है, एक आपका इकोलॉजी, आपका सिस्टम होता है। तो वो क्या हो रहा है? इकोलॉजी सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे हो रहा है डिस्टर्ब? मैं आपको बता दूं। अब देखिए, झील के अंदर कुछ पेड़ पौधे, सूक्ष्म एल्गी वगैरह, कुछ जीव पाए जाते हैं, मछली वगैरह होती हैं। जब वो प्रदूषित होता है तो उससे जो भी उसके अंदर के जीव जंतु होते हैं वो सब मर जाते हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो भी आपके नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने की वजह से क्या होता है? ये सारी चीजें होती हैं और पूरा आपका तंत्र जो है, बायोम तंत्र, वह आपका बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा तंत्र आपका बर्बाद हो जाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ी का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। देखिए, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम पर क्या कर रहे हैं कि जितनी उसमें हीट निकलती है उसको अब्जॉर्ब कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब्जॉर्ब करती है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन सीमित उपयोग आवश्यक है। यानी कि आप चाहते हैं कि भूमंडल बच जाए, जलमंडल बच जाए और आपका स्थलमंडल बच जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे पृथ्वी के संसाधन हैं उनको आपका सीमित, यानी कि लिमिटेशन में हम उनको प्रयोग करेंगे तो ही ऐसा हो सकता है। क्लियर है बच्चों? चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। वापस मैं एक बार आपको मानचित्र दिखाना चाहता हूं ताकि आप इसको एक बार देख लें और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आप मानचित्र को बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाएं। ये ऐसी मेरी उम्मीद है
कि इसमें कोई चीज ऐसी ना रहे। अब देखिए, एक चीज मेरे को आखिरी बतानी थी, मैं इसमें बता देता हूँ। थोड़ा कर्क रेखा मकर रेखा का गेम था उस दिन कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, तो आज मैं कर्क रेखा मकर रेखा को लास्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये है 0 डिग्री लाइन जो आपकी कट लग रही है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर है आपकी कर्क रेखा। देख लिया बच्चों, कौन सी रेखा? कर्क। और यहां भी कर्क रेखा, ये पूरी कर्क रेखा, मकर रेखा, ये कर्क हो गई और ये मकर होगी। देखिए लिख रहा मकर रेखा और कर्क रेखा। अब आप देख सकते हैं कि कौन से महाद्वीप से ये रेखा आपकी गुजर रही है, और आप देख रही है, इसको समझ सकते हैं बच्चों। चलिए ध्यान देते हैं। तो आज के इस लेक्चर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि हमने जलमंडल को, वायुमंडल को, स्थल मंडल को, सागर को, महासागर को, महाद्वीपों को, स्थानों को, पेड़ पौधों को, जल को, ऑक्सीजन को, इन सब को हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से स्टडी किया है। बहुत अच्छे से हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अपना घर जाके इस लेक्चर को रिवीजन करेंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करेंगे। तो मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।